तो मैं अपनी शंका रखता हूँ विभू जी। जी। मेरी मेरी शंका ये थी, ये जो संपात काल हम निकालते हैं, संपातिक काल, इसका क्या प्रयोजन है? ये क्यों निकाला जाता है? इसका क्या फलित ज्योतिष से रिलेटेड है, या इसकी कुछ गणितीय क्या है? इसका क्यों जानना चाहिए हमें ये? इसका फलित ज्योतिष से तात्पर्य उतना अधिक नहीं है। इसके जो भी तात्पर्य है वो गणित ज्योतिष से ही है। सिड्रल टाइम को मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिड्रल टाइम होता क्या है। जैसे हम उसे देख लेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। जी। ये चित्र आप सबको दिखाई दे रहा होगा। जी। तो ऐसा है, एक्चुअली क्या है कि प्रकृति में कोई भी दो घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे के पूर्ण गुणक संख्याओं में नहीं होती है। प्रकृति में ऐसा नहीं होता कि एक चक्कर अगर 2 में लग रहा है तो 2 चक्कर 4 में ही लगेंगे। यहाँ क्या है कि जैसे अगर पृथ्वी का एक चक्कर लग रहा है तो वो 365 दिन नहीं होगा। 365 दिन, 6 घंटे, 15 मिनट, 42 सेकंड, फिर उसके भी मतलब बहुत अंतराल में होता है। ये हमेशा विषम गुणकों में होता है, पूर्ण गुणक संख्याओं में नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दो घटनाओं को आपस में जब हम मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ अंतर शेष रह जाता है। वह अंतर आपको सौर दिवस में भी दिखेगा, चांद्रमास में भी दिखेगा, वर्ष में भी दिखेगा, वो सभी घटनाओं में दिखता है। अब ये जो अंतर है सौर दिन में कैसे दिखता है इसको थोड़ा समझना, और यही सौर दिन और सिड्रल दिन यानी कि नक्षत्र दिवस, इन दोनों दिवसों का अंतर है। हमने दिन की परिभाषा करी थी उदयाद उदयम, अर्थात सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का जो कालखंड है वो एक दिन कहलाता है, और इस एक दिन को हम बोलते हैं सोलार डे यानी कि सौर दिन। अच्छा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है उसको भी हम मोटा मोटा 24 घंटे ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए, ये जो स्थिति है कि सूर्य यहाँ बिल्कुल खमध्य पर है। अब जब पृथ्वी ने एक चक्कर वापस लगाया अपना, तो ये जो बिंदु यहाँ इस दिशा में था वापस इसी दिशा में आ जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये बात यहां तक तो सही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि पृथ्वी जब तक अपना एक चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इस दिशा में गतिमान भी है। तो जैसे यहां से चल रही है तो पृथ्वी का वापस वही सिरा खमध्य की तरफ तो आ जाता है, लेकिन सूर्य को खमध्य पर आने में इतना समय और लगता है क्योंकि पृथ्वी आगे खिसक चुकी है। ये जो अंतर है, इस अंतर को हम बोलते हैं नक्षत्र दिवस या सिड्रल डे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो समय है वो तो एक सौर दिन है, लेकिन सूर्य के अलावा अगर आप किसी भी और तारे को देखें, किसी भी और नक्षत्र को, तो उसके एक उदय से अगले उदय के बीच का जो समय है वो नक्षत्र दिन कहलाता है। और इन दोनों समयों में थोड़ा सा गुरुजी। जी कुछ कह रहे थे? जी जी विभू जी, आप जी, जारी रखें। तो ये जो अंतर है, ये अंतर है 3 मिनट 4 सेकंड कुछ का अंतर है। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा नक्षत्र दिवस है ये हो जाता है हमारा 23 घंटे 56 मिनट मात्र का। और जो अगर हम सौर दिन को 24 घंटे का मानते हैं तो जो नक्षत्र दिवस है वो उस इकाई में हो रहता है हमारा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का।
मतलब ये कि अगर आप किसी एक तारे को आज अगर देखें आसमान में और आज आपको वो क्षितिज में दिखाई दे रहा है, तो ठीक 24 घंटे बाद जब अपनी घड़ी से मिला के 24 घंटे बाद देखेंगे ना उसको, तो वो आपको वहां से वहां मतलब वो पहले ही आ चुका होगा। उसको थोड़ा सा समय लगता है वहां तक पहुंचने में, तो वो पहले ही आ चुका होता है वहां पर। और ये अंतर 3 मिनट का होता है, हर दिन ये 3-3 मिनट के अंतर में बढ़ता रहता है। तो एक तरह से ये समझा जाए कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में जितना वास्तव में समय लगता है वो 23 मिनट 56 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट है। लेकिन सूर्य को खमध्य से खमध्य पर आने पे जितना समय लगता है, या उदयात उदयम सूर्योदय से सूर्योदय होने में जितना समय लगता है, वो 24 घंटे है। तो अब जब हम कुछ ऐसी गणनाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हमें वो सिड्रल डे यानी कि जो सांपातिक काल है, इससे गणना करने में सहज होता है, सुलभ होता है। इसलिए आधुनिक ज्योतिष में भी सांपातिक समय के हिसाब से गणना करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए सांपातिक समय को जानना और समझना जरूरी है। इसका उद्देश्य कोई फलित संबंधी उद्देश्य नहीं है, गणित के लिए ही सुविधाजनक है, इसीलिए इसका उद्देश्य है। जी 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 धन्यवाद। ये नक्षत्र दिवस तो समझ में आ गया। तो ये जो हमने निकाला सांपातिक काल, उसका आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उससे, कि ये सांपातिक काल को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? बस प्रश्न अगर आप बता दें। कई गणनाओं में अभी आप लग्न निकालेंगे तो उसमें सांपातिक काल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। जी जी आप और भी अभी कई सारी गणनाएं जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे ना, तो उसमें सांपातिक काल का ज्यादा उपयोग होता है। जी मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कहना सर जी जो अभी सांपातिक काल का बता रहे थे, तो दोबारा और बताएंगे प्लीज। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, सांपातिक काल को आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो हमारे चंद्रमा में इसको समझना ज्यादा आसान होता है। एक बार आपको चंद्रमा में ये चीज समझ में आ जाएगी। ये देखिए आप, ये सभी पिंडों के साथ होता है। ये हर पिंड के दो तरह के गणक कैलकुलेट किए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम सेड्रल टाइम और एक को बोलते हैं उसका रेवोल्यूशन टाइम। चंद्रमा इस नक्षत्र पर है या यहाँ पर है, और यहाँ से एक चक्कर लगाकर अगर ये वापस यहीं पर आ जाए, यानी उत्तरा फाल्गुनी के सामने ही आ जाए, तो हम बोलेंगे इसने एक चक्कर लगा लिया अपना। लेकिन जितने समय में चंद्रमा एक चक्कर लगाता है उतने समय में पृथ्वी थोड़ा आगे खिसक जाती है। तो चंद्रमा जैसे उत्तरा फाल्गुनी से चलेगा ना, यहाँ से उत्तरा फाल्गुनी को इतने समय में ही आ जाता है, लेकिन पूर्णिमा तक आने में उसको इतना समय और लगता है। तो चंद्रमा का अपना एक चक्कर तो जो है वो 27 दिन में ही लग जाता है, लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा आने में उसे करीब 29.5 दिन लगते हैं। इन दोनों समयों का जो अंतर है वो इसलिए है क्योंकि चंद्रमा तो अपना चक्कर लगा रहा है, लेकिन उस बीच में पृथ्वी भी आगे को बढ़ रही है ना। तो ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ सूर्य और पृथ्वी को लेकर के भी होती है, क्योंकि चंद्रमा में ये अंतर अच्छा खासा 2-2.5 दिन का अंतर है, तो हमें ये समझ में आसानी से आता है। अब सूर्य की स्थिति में इसको देखते हैं। ये देखिए, सूर्य इस समय इस स्थान के लिए खमध्य पर है। अगर पृथ्वी आगे नहीं चल रही होती तो पृथ्वी अपना ऐसे घूमती और एक चक्कर लगाती और ये बिंदु फिर ठीक सूर्य के सामने आ जाता, तो हम कहते कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में हमारे सोलर डे और सिड्रल डे दोनों बराबर होते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर तो लगा लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ही, ये स्थान वापस उसी दिशा में आ जाता है। लेकिन इस बिंदु को सूर्य की सीध में आने के लिए इतना समय और लग जाता है, ये समय और लग जाता है। तो सूर्य को खमध्य से खमध्य पर आने में, यानी उदयाद उदयम होने में, या सूर्य को उदय होने से अगले उदय होने में जो समय लगता है
वो सौर दिन कहलाता है और ये 24 सौर घंटों के बराबर होता है। और इसी इकाई में अगर हम नापें जो नक्षत्र दिवस है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का ही होता है। तो ये जो दो समयों का जो अंतर है इसको हमें खगोलीय गणनाओं में कंसीडर करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम आगे की गणनाएं देखेंगे लग्न वगैरह को निकालने में या सूर्य भूगांश निकालने में और भी कई चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे हम आगे गणनाओं में देखेंगे तो नक्षत्र दिवस से गणना करना थोड़ा सहज हो जाता है, थोड़ा सरल हो जाता है। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। ओम आचार्य जी, आपने आपने अभी एक शब्द व्यवहार किया खमध्य, वो उसका क्या मतलब है? खमध्य का मतलब होता है देखिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, केंद्र में अगर हम खड़े हैं ना, ये हम खड़े हैं, तो जो ठीक हमारे सिर के ऊपर जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं ख मध्य। ये पूर्व की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है और इसे बोलते हैं पाताल। ठीक है, ये मध्य रात्रि का बिंदु है। यहीं पर इसी को हम क्षितिज भी बोलते हैं। ये पूर्वी क्षितिज हो गया और ये पश्चिमी क्षितिज हो गया। तो खमध्य का मतलब है ठीक हमारे सिर के ऊपर जो अंतरिक्ष में बिंदु है वो खमध्य कहलाता है। एक तरह से समझ लीजिए जब सूर्य दोपहर की स्थिति में होता है तो वो खमध्य पर होता है। जी अगला किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी, मेरा एक प्रश्न था। तो वो जो सांपातिक काल निकालने के बाद जो हम इष्ट काल निकाल रहे थे वो फिर क्या है? उन दोनों को कैसे समझें, थोड़ा सा अगर बता दें, क्योंकि वो बिल्कुल पहली बार सुना है ये सांपातिक काल और इष्ट काल। देखिए इष्ट काल और सांपातिक काल एक तरह से देखा जाए तो एक ही घटना को दो तरह से नापने के तरीके हैं। सूर्योदय से, ये सूर्योदय है और आपका जो अपेक्षित समय है, जिस समय पर आप मान लीजिए इस समय पर आप ग्रह गणना करना चाह रहे हैं, तो इस डिफरेंस को जब हम घटी पल विपल में व्यक्त करते हैं तो इसी को ज्योतिषीय भाषा में इष्टकाल कह देते हैं। इसको आप आजकल जैसे वर्तमान में जो है घंटा मिनट में भी कर देते हैं लोग व्यक्त, वो भी इष्टकाल है। और इसी को अगर हम नक्षत्र काल में या सांपातिक काल में हम व्यक्त करेंगे तो यही इष्टकाल जो है यही उस समय का सांपातिक काल भी कहला जाएगा। मतलब इस एक अंतर को, ये जो अंतर है, इस अंतर को अलग अलग तरह से व्यक्त करने के तरीके हैं। आपने क का जो समय है उसमें से सूर्योदय का समय घटाना है। जी स्पष्ट, धन्यवाद। समय क ऋण सूर्योदय, ये आपका जिस इकाई में आया उसको हिसाब से कहने का तरीका है। अगर आप घंटा मिनट में घटाएंगे तो वो इष्टकाल जो है घंटा मिनट में व्यक्त हो जाएगा। अगर आप इसे घटा करके घटीपल विपल में व्यक्त करेंगे तो उसे वो घटीपल विपल इष्टकाल में हो जाएगा। अगर आप इसको घटा करके सांपातिक यानी नक्षत्र काल में व्यक्त करेंगे तो ये उस समय का सांपातिक काल हो जाएगा। जी ये इष्ट काल तो क्लियर है, संपातिक काल की गणना थोड़ा सा क्लिष्ट लग रही है, उसके बाद थोड़ा सा संपातिक काल की गणना थोड़ी सी क्लिष्ट है। इसका सहज तरीका यह है कि प्रति घंटा 9.83 सेकेंड, इतना आप
ये वैसे विस्तार में तो इसकी गणना और भी क्लिष्ट है, लेकिन आप प्रति घंटा 9.83 सेकंड के हिसाब से जोड़ देंगे तो ये सांपातिक काल में परिवर्तित हो जाएगा। जो इष्टकाल आपने घंटा मिनट में निकाला उसी को अगर आप 9.83 सेकंड प्रति घंटे के हिसाब से करेक्शन कर देंगे तो वो आपका सांपातिक काल आ जाएगा। ठीक, जी धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी, तो मैं अपना प्रश्न जी पीवी जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर प्रश्न नहीं है, एक्चुअली गणित में ज्योतिष में क्या है ना कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल या गणित के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो यदि आप सब लोग इसके अभ्यास भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभ्यास के तौर पर हम 2-3 चीजें यहाँ पर रख सकते थे जो हमने अभी तक गणनाएं की है। जी जी बिल्कुल। जी, आप अपनी बात रखें फिर मैं कहता हूँ आगे। जी, मैं वो चरांतर को एक बार समझाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो चरांतर में जो बात आई थी कि दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तो सूर्य का चर माइनस, एक प्लस या एक माइनस हो तो सूर्य का चर प्लस, तो वो मुझे समझ में नहीं आया था। तो पहले ये अभ्यास देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप चरांतर समझा देगा। मैं आपको चरांतर पहले थ्योरेटिकली समझाता हूँ कि है क्या। कि देखिए, पृथ्वी है गोल, तो इस स्थान पर जो भी हमारा वृत्त बन रहा है, यानी भूमध्य रेखा पर जो हमारा वृत्त बन रहा है, और अगर आप अपने स्थान पर यहाँ पर देखते हैं, हमने अक्षांश पर देखते हैं, और यहाँ पर जो क्षितिज बन रहा है, इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है, बेसिकली इसको समझ लीजिए कि यही ही चरांतर है, मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जब हम गणनाएं करते हैं ना, तो हम गणनाएं क्या करते हैं कि भूमध्य रेखा पर कोई ग्रह कितने समय में उदित हो रहा है। तो मान लीजिए कोई ग्रह भूमध्य, कोई भी ग्रह है वो भूमध्य रेखा में, मान लीजिए वो 4 घंटे लगते हैं उसे उदित होने में। तो हमारे अक्षांश तक आते आते क्या होगा, आप देखेंगे भूमध्य रेखा का जो वृत्त है वो बड़ा है, हमारे अक्षांश का जो वृत्त है वो छोटा है। तो जो चीज भूमध्य रेखा पर 4 घंटे में उदित हो रही है, वो चीज हमारे अक्षांश पर कितने घंटे में उदित होगी, ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं चर या एसेशनल डिफरेंस, चरांतर। जैसे कि शब्द से भी स्पष्ट होगा, एक्सेशन का मतलब होता है चढ़ना, एसेशन मतलब चढ़ना। तो किसी एक पिंड को जितना समय भूमध्य रेखा पर लगता है उदित होने में या चढ़ने में, मतलब इस वृत्त, ये जो वृत्त है भूमध्य रेखा पर, इस वृत्त को चलने में किसी पिंड को जितना समय लगता है, किसी और अक्षांश पर उससे भिन्न समय लगता है। तो ये जो दो समयों का अंतर है, यही चरांतर कहलाता है। अच्छा, जो बात अभी आचार्य जी ने बताई थी कि अगर क्रांति और चर दोनों एक ही दिशा में हो तो वो ऋण हो जाता है, और अलग अलग दिशाओं में हो तो धन हो जाता है। वो तो एक सहज उसमें बता दिया आपको। जब ये चरांतर का सूत्र आएगा ना निकल के, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, तो वो प्लस माइनस के साइन उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप ऐसे करेंगे, साइन 45 डिग्री का अगर आप निकालेंगे तो ये अपने आप ही 1/2 आएगा, और अगर साइन 135 का निकालेंगे तो ये अपने आप ही -1/2 आ जाएगा। है ना। तो उस सूत्र को अभी जैसे आप गणित में निकालेंगे चरांतर का, जब अगले कक्षा में जब चरांतर का सूत्र आ जाएगा तो आपको ये प्लस माइनस की समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, और सूत्र जानने के बाद थोड़ा इसे समझना और आसान हो जाएगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभ्यास आप बता रहे थे। अभ्यास का ऐसा करते हैं, आप लोगों के पास अपने अपने स्थान का अगर देशांतर ज्ञात है तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके स्थान का देशांतर कितना, या एक उदाहरण ले लेते हैं। अपने अपने स्थान में तो मुझे देखना और बताना भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग मुझे ऐसा कीजिए कि
लखनऊ का देशांतर है 80 डिग्री 56 मिनट पूर्व। आप मुझे बस इतना बताइए कि IST 12 बजे, जब आपकी घड़ी में 12 बजे होंगे तो लखनऊ का जो लोकल टाइम है, स्थानीय समय है, वो कितना होगा? इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं सब? जी मुझे तो समझ में आया। तो थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। देखो जी, मैं थोड़ा कोशिश करूँ, आप बताइएगा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। जी जी, आप सैद्धांतिक तौर पे बताइए, फिर देखते हैं उसको, कोई नहीं। जी, ये जो भारत का जो मानक समय है वो है 85 डिग्री 5 मिनट्स। उसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसको मिनट और घंटे में बदलेंगे। हाँ वेरी गुड, 18 डिग्री, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 है, इसमें से 80 और हमने ये घटा दिया 56, ये कितना आएगा? मोटा मोटा करके बताइए फिर तब। एक डिग्री 46 मिनट। ये आएगा हमारा कितना? भीम कृष्ण जी, आप म्यूट कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो आया 6 मिनट 16 सेकंड, ये आप सबका भी आया इतना ही? जी जी। तो ये ऋणात्मक होगा भारतीय मानक समय मान से कि धनात्मक होगा? माइनस और प्लस? ये ऋणात्मक होगा, ये 82 डिग्री से पीछे है तो ये माइनस होगा। ये माइनस होगा ना, ये होगा हमारा माइनस। तो जिस समय आपकी घड़ी में 12 बजे होंगे, लखनऊ में जो समय होगा वो होगा 6 मिनट 16 सेकंड घटा करके। यानी कि 11:55 उस समय हो रहे होंगे जब आपकी घड़ी में 12 बज रहे होंगे। जो हमारे पंचांग में 5:30 बजे के जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं, अधिकांश पंचांगों में इसी समय का दिया रहता है। उसका एक मूल कारण ये भी है, उसका एक मतलब सहज कारण ये भी है कि जब IST 5:30 होता है तो जो यूनिवर्सल टाइम या जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये हमारा 0:0 होता है, क्योंकि IST जो है वो जो 82.5 डिग्री जो है, ये बराबर है 5 घंटे 30 मिनट के, या 5.5 घंटे के बराबर। अगर किसी और के कोई प्रश्न नहीं है तो फिर पुरानी कुछ चीजों को फिर हम रिपीट भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो
आप में से कौन ये बताना चाहेंगे कि जो क्रांति होती है वो क्या होती है? तो यदि पृथ्वी को स्थिर मान के हम सूर्य की गति देखें, तो जो पथ होता है जिसपे कि सूर्य हमें घूमता हुआ दिखेगा उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। ठीक, वो क्रांति वृत्त हो गया। तो क्रांति किसको कहते हैं फिर हम? क्रांति हम कहते हैं कि कोई भी ग्रह भूमध्य रेखा से कितना उत्तर या दक्षिण है, ये अंशात्मक नापते हैं। जैसे अगर ये पृथ्वी है और ये इसकी भूमध्य रेखा है और कोई पिंड यहाँ है, सर ये आवाज बराबर नहीं आ रही है। अगर ये पृथ्वी है और ये इसकी भूमध्य रेखा है और कोई पिंड यहाँ पर है, तो ये जो उत्तर है, अगर ये उत्तर की तरफ है तो ये जो कोण है, ये अगर हम पृथ्वी के टर्म्स में, पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं तो इसको अक्षांश कहते हैं, और जब हम खगोल के टर्म्स में बात करते हैं विषुवत वृत्त के संदर्भ में, तो इसी चीज को हम क्रांति कहते हैं। तो जो पृथ्वी में क्रांति है वही अंतरिक्ष में, सॉरी, जो पृथ्वी में अक्षांश है वही चीज अंतरिक्ष में जाकर के क्रांति हो जाती है। और जो चीज पृथ्वी में देशांतर है उसके सापेक्ष अंतरिक्ष में जो चीज हम नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? विषुवांश। जी, विषुवांश। तो जो हमारे जोड़े, जैसे हमने पिछली बार राशियों और उनके जोड़े बनाए थे ना, तो ऐसे ही जो हमारे जोड़े हैं वो हैं भोगांश और शर, विषुवांश और क्रांति, और एक हमने पढ़ा था, सॉरी इसको करते हैं, देशांतर और अक्षांश। इसके बाद हमने ये समझा था कि भोगांश और शर, विषुवांश और क्रांति, और अक्षांश देशांतर, ये होते हैं पृथ्वी में और भूमध्य रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसी को हम ग्रीनविच मीन लाइन भी बोलते हैं। विषुवांश और क्रांति ये सेम चीज है, लेकिन ये अंतरिक्ष में है, और जो वहां भूमध्य रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, और जहां ये हमारी जीएमटी है या ग्रीनविच मीन लाइन है, यहां हो जाता है हमारा वसंत संपात। और भोगांश और शर में ये भी हमारा अंतरिक्ष में है, और विषुवत वृत्त की जगह आ जाता है हमारा क्रांति वृत्त, और ग्रीनविच मीन लाइन है, इसकी जगह हमारा वसंत संपात ही रहता है। तो ये जो तीन हमारे नापने के तरीके हैं चीजों को, भोगांश और शर, विषुवांश और क्रांति, अक्षांश और देशांतर, ये चीजें आपस में, ये तो पृथ्वी से संबंधित है, ये दोनों जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल कैलकुलेशन भी हो जाती है। अगर हमें भोगांश और शर मालूम है तो हम विषुवांश और क्रांति निकाल लेते हैं, अगर हमें विषुवांश और क्रांति मालूम है तो हम भोगांश और शर निकाल लेते हैं। भूमध्य, हम जैसे सूर्य के संबंध में क्या है कि सूर्य के संबंध में शर हमेशा शून्य होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा क्रांति वृत्त पर ही स्थित है,
तो इसका शर हमेशा शून्य होता है। और लेकिन उसकी क्रांति होती है। क्रांति जब शून्य शून्य होती है तो वसंत संपात या शरद संपात होता है, और क्रांति जब अधिकतम होती है तो या तो उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है। जब दक्षिण की तरफ अधिकतम क्रांति होती है तो उत्तरायण होता है, और जब उत्तर की तरफ अधिकतम क्रांति होती है तो दक्षिणायन होता है। ऐसे ही ये चीजें सभी ग्रहों के बारे में है। जी, इसको एक बार थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देंगे? मैं आपको फिर इसमें चित्र में बताता हूँ। देखिए, यहाँ बीच में है पृथ्वी हमारी, और यह है इसकी भूमध्य रेखा। इसी की भूमध्य रेखा का जो अंतरिक्ष में विस्तार है, इसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त। और ये हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा है, जिसको हम पृथ्वी में बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। अंतरिक्ष में जो है ये वसंत संपात से होकर के गुजरती है। यानी जो हमारा क्रांति वृत्त है, वो ये है। अब देखिए, वसंत संपात से जब हम विषुवत वृत्त में नापते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है, विषुवत वृत्त में जब हम नापते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है और विषुवत वृत्त से कितनी ऊपर या नीचे है, तो ये जो चीज हो जाती है, ये डिफरेंस ये हो जाता है विषुवांश, और ये कितना ऊपर या नीचे है ये हो जाती है क्रांति। जब यही चीज हम इस पर नापते हैं, क्रांति वृत्त पर नापते हैं, तो ये चीज हो जाती है हमारी भोगांश, और क्रांति वृत्त से ये बिंदु नीचे को है तो ये हो जाएगा इसका शर, और इसका शर है इस समय दक्षिण में। ठीक है। पृथ्वी में अगर हम इस चीज को देख रहे होंगे तो पृथ्वी में ये चीज जो है हमारी ग्रीनविच मीन लाइन से जब हम इधर को नापते हैं तो ये हो जाता है हमारा देशांतर, और यहां से भूमध्य रेखा से कितना ऊपर है ये हो जाता है हमारा अक्षांश। इनको थोड़ा समझना जरूरी है। इसमें एक चीज और आती है, वो आगे कभी आएगी तो फिर देखते हैं। नतांश और उन्नतांश भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड और एजिमुथ। ये वो दो चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। सूर्य में क्रांति हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। बहरहाल अभी इतना ही रखते हैं विषय को, कि जो हमारा क्रांति वृत्त पर के सापेक्ष जब हम ग्रहों की स्थिति को या किसी भी पिंड की स्थिति को नापते हैं तो उन्हें कहते हैं भोगांश और शर, और जब हम विषुवत वृत्त के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति को नापते हैं तो हम उसे कहते हैं विषुवांश और क्रांति। तो ये जोड़े आपने याद रखने हैं। देखिए, भोगांश और शर ये अंतरिक्ष में क्रांति वृत्त और वसंत संपात से नापते हैं। विषुवांश और क्रांति ये अंतरिक्ष में विषुवत वृत्त और वसंत संपात से नापे जाते हैं। विषुवत वृत्त क्या है कि जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है उसी का अंतरिक्ष में विस्तार है, और देशांतर और अक्षांश ये पृथ्वी में नापे जाते हैं और भूमध्य रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा से नापे जाते हैं। जो पृथ्वी में देशांतर है वही चीज अंतरिक्ष में विषुवांश है, वही चीज अंतरिक्ष में भोगांश है। सिर्फ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। जो चीज पृथ्वी में अक्षांश है वही चीज विषुवत वृत्त के सापेक्ष बोलेंगे तो क्रांति है, और अगर क्रांति वृत्त के सापेक्ष बोलेंगे तो शर है। जी यदि इसको शिवचरण जी ने हाथ उठाया है।
शिवचरण जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपका कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके रखें। शिवचरण जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है, आपका कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपका हाथ नीचे कर रहा हूँ। जी, अन्य कोई बाद कुछ में, बोल रहे थे। हाँ थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी चलने दो। अच्छा जी, हाँ, जैसे ये सारी चीजें बताई हैं आपको, तो क्यों नहीं लिखा? जैसे पर्सन बना के उत्तर बना के भाई ये चीज वो है, उसका उत्तर फिर ऐसे लिखा जाए जो इसकी डिटेल है, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा आसानी रहेगी हमारे समझ में, क्योंकि हमारे तो सारा चैप्टर इतना ही है सब चीजें। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लिया अक्षांश है, देशांतर है, या ये भूवांश है, मतलब जो भी है, इन सब के पर्सन बना बना के इसको उत्तर लिखवा दिया जाए तो वो ज्यादा आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मतलब इसको आपको लिखवा दिया जाए। हाँ, अच्छा, ठीक है, नहीं ये आपका ठीक सुझाव है। मैं अगली कक्षा में आचार्य जी से जरूर ये कहूंगा कि वो जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी परिभाषाएं आपको लिखवा देंगे। हाँ जी, या फिर व्हाट्सएप पे ही डाल दिया जाए ग्रुप में ही, लिख के ना वो ये है ये है ये सब ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसको देखते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। जी धन्यवाद। जी, देखिए वैसे जैसे जैसे विषय क्लिष्ट होता जाएगा तो कायदे से तो आपके शंकाएं और समस्याएं बढ़ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप ऊपरी तौर पर पढ़ रहे हैं तो आप यकीन जानिए शंकाएं और समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी आपकी। विषय इतना आचार्य क्लिष्ट जी, होता अभी चला जाएगा कि आप जी 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 अभी कुछ समझ कम आ रहा है ना हमें, इसलिए प्रश्न उठाना भी चाहते हैं, तो हमें लगता है काफी, मतलब हमें दोबारा से ये लेक्चर देख लेना चाहिए। अभी कुछ समझ कम आ रहा है, इसलिए हम प्रश्न पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि तो अपरिचित शब्द हैं। आपको परिचय भी हो जाएगा, और मैं तो शंका समाधान में ही चाहता हूं कि हम चीजों को ना बार बार रिपीट करें। जी, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आपको बैठता चला जाएगा दिमाग में। वो आचार्य सब जी, कुछ जैसे ठीक है आप सर। जो स्क्रीन शेयर करते हैं, आप जो क्रांति वृत्त वगैरह बनाते हैं, पृथ्वी का वो बनाते हैं, तो ये अलग पुस्तक में होगा, किसी पंचांग में तो नहीं है जी? पुस्तक कोई रेफर हो जाए तो हम लोग उसकी भी सहायता ले लें। पुस्तक में तो होना ही, हम अपनी ही पुस्तक बनाने के प्रयास में हैं, उसी पे ही काम चल रहा है, उसमें ये सारे चित्र होंगे ही। और वैसे ये जो चित्र मैं आपको बीच बीच में जो दिखाता रहता हूँ ये मेरे बनाए हुए चित्र ही हैं। जी, तो कोई नहीं, इसमें मैं बात कर लूंगा आचार्य जी से। नहीं तो अगर ये चित्र शेयर करने होंगे तो ये सारे हम शेयर, वैसे तो शेयर करते ही रहते हैं इनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। ये सारे अच्छा चित्र जी, हमारे पुस्तक में तो होंगे ही, बट ये सारे अच्छा मेरे जी, बनाए हुए ही चित्र हैं, कंप्यूटर पे ही बना रखे हैं मैंने ये सारे। अच्छा जी, जो चित्र आपने बना रखे हैं इनकी पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दें ताकि उससे हम हार्ड कॉपी बना लें। ठीक है, ठीक, ऐसा कर लेंगे। ये मैं आचार्य जी से बात करके ये मैं एक एक करके इन्हें डालना शुरू कर दूंगा। जी धन्यवाद। जी ओम जी, एक चीज बताया गया था कि हम चंद्रमा को देख के समझ सकते हैं कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, कि शुक्ल पक्ष में जो है उसका पूर्वी हिस्सा जो है वो चमकीला होगा। तो वो तो प्रैक्टिकल हो गई, इसको थोड़ा मैं थ्योरेटिकली समझना चाह रहा था कि वो उसका पूर्वी हिस्सा ही क्यों चमकीला होगा, अगर उसको थोड़ा सा किसी डायग्राम से समझा नहीं नहीं दें। नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। जो अच्छा, शुक्ल पक्ष में ना चंद्रमा का पश्चिमी हिस्सा, चंद्रमा का वो हिस्सा जो सूर्य, ऐसा है ना, देखिए जब चंद्रमा ऐसा है अमावस्या के दिन, तो चंद्रमा का ये वाला हिस्सा तो प्रकाशित है पूरा, लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमें जो हिस्सा दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, और ये पूरा अंधकारमय है। इस समय पूर्व यहाँ पर है क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना। जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा यानी प्रतिपदा के दिन जब आएगा तो सूर्य से चंद्रमा का ये इतना हिस्सा प्रकाशित होगा। अच्छा, मैंने उल्टे कलर में बना दिया।
चंद्रमा का इतना ही हिस्सा प्रकाशित होगा सिर्फ। तो हमें अगर आप आसमान में देखेंगे, जैसा मैंने पिछली बार जो चित्र बनाया था वो शायद ये वाला था, जो हमें चंद्रमा दिख रहा है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है सूर्यास्त के बाद हमें दिखना शुरू होता है। वो सूर्यास्त के बाद दिखना शुरू होता है। तो जो उसका पश्चिम वाला हिस्सा होता है शुक्ल पक्ष में, उसका पश्चिम वाला हिस्सा प्रकाशित होता है, और कृष्ण पक्ष में उसका पूर्व दिशा वाला हिस्सा जो है ये प्रकाशित होता है। जब शुक्ल पक्ष होता है और अमावस्या के साथ, अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं ना, तो उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, चंद्रमा तो सूर्य से आगे निकलेगा तो सूर्योदय के बाद चंद्रमा का उदय होगा, और वो चंद्रमा का उदय सूर्योदय से धीरे धीरे पीछे को खिसकता ऐसा होगा कि 15 दिन बाद जिस समय सूर्य उदय हो रहा होगा उस समय चंद्रमा अस्त ही हो रहा होगा। ठीक एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं पूर्णिमा के समय में। तो चंद्रमा के मतलब सूर्योदय के बाद चंद्रमा का उदय होता है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा हमें दिखाई देता है सूर्यास्त के समय में। सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में होता है तो चंद्रमा का पश्चिम दिशा वाला हिस्सा हमें प्रकाशित दिखाई देता है शुक्ल पक्ष में। आचार्य जी ये रात की बात हो रही है ना? हाँ जी, रात की ही बात हो रही है। हाँ, तो रात में तो अभी भी हमें चंद्रमा का जो पश्चिमी हिस्सा है वही प्रकाशित दिख रहा है इस समय। तो आजकल शुक्ल पक्ष ही तो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये स्थितियां तो सारी मतलब सामने ही दिख रही हैं। हमें लगा कि आप जैसे उस दिन कह रहे थे ना कि सुबह दिखेगा, तो सुबह मैंने देखा तो सुबह चंद्रमा उस समय तो नहीं था, लेकिन रात में तो ये क्लियर सुबह आपको चंद्रमा दिखाई देगा कृष्ण पक्ष के समय में। जी जी हाँ, वो तभी दिखता है। हाँ, तो कृष्ण पक्ष के समय में क्या होता है कि सूर्योदय से पहले चंद्रमा हमें दिख रहा होता है, सूर्यास्त के वो बहुत बाद में आता है ना। तो जब हमें पूर्व का हिस्सा सूर्य, आप इसको कभी अभ्यास करके देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। दरअसल ज्योतिष की जितनी भी चीजें हम पंचांग में देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ पक्ष की बात आई है। कुछ समय बाद आप निश्चित जानिए आप लग्न भी देखने लग जाएंगे कि आज ये लग्न चल रहा होगा। आप पूरे आसमान में उस क्रांति वृत्त को स्थापित कर लेंगे कि ये क्रांति वृत्त यहां से जा रहा है, ये जा रहा है, ये तारा क्रांति वृत्त के पास है, ये चंद्रमा जा रहा है, ये क्रांति वृत्त। आप पूरे क्रांति वृत्त को स्थापित कर पाएंगे चंद्रमा में, अंतरिक्ष में। और जैसे जैसे ज्योतिष की यह व्यवहारिक पकड़ आती चली जाएगी, आपके लिए पंचांगों को समझना और दूसरे पंचांगों को यह समझना कि उनकी गलती कहाँ है। क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा ना कि पंचांग जो आपको किताब में लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो आसमान में आपको सचमुच में दिखाई देगा कि ये आज का पंचांग है। तो ये अभ्यास जो है बहुत रोचक है, बहुत रुचिकर है। इन्हीं में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप ध्रुव तारा देखने का अभ्यास कीजिए। आप लोगों ने देखा है कभी ध्रुव तारा? हाँ जी आचार्य जी, देखा है। कैसे अभ्यास कर सकते हैं विभू जी? उसको कैसे स्पॉट कर सकते हैं? आप एक मोटा मोटा अंदाज लगाइए, जहां पर भी आप खड़े हैं ना वहां से एक मोटा अंदाज लगाइए उत्तर दिशा की तरफ को, और ये देखिए कि आपके स्थान का अक्षांश कितना है। मान लीजिए आपके जैसे दिल्ली का अक्षांश है 29 डिग्री, तो मोटा मोटा इसे 30 डिग्री मान सकते हैं। तो जब आप उत्तर की तरफ को मुख करके खड़े हों तो अपना एक हाथ उठाइए 30 डिग्री के कोण पर लगभग, और उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो आपको वहां पर एक हल्का सा तारा दिखाई देगा। और अगर आप इसको पहचानते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं इसको पहचानते हैं आप लोग? जी जी, सप्तऋषि तारा मंडल। इसमें ये वाला जो है ये ये कहलाते हैं हमारे क्रतु, मरीच, पुलत्स्य, पुलह, अंगिरा और वशिष्ठ, और एक और है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, ये वशिष्ठ कहलाते हैं।
इसमें ये जो दो तारे हैं ना, इन दोनों तारों की सीध में आप देखेंगे और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको ये दोनों बिंदु जहां मिल रहे होंगे ना, वहां आपको ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। यानी ये जो आपका सप्तऋषि तारा मंडल है, इस तारा मंडल के ये जो दो तारे हैं, इन दोनों तारों की सीध में देखिएगा आप, और अपने अक्षांश के बराबर ऊंचाई में उत्तर दिशा की तरफ, तो आपको वहां पर ध्रुव तारा एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। आचार्य जी, आपने जो ये ध्रुव तारा की दिशा बनाई है, ये तो फिर इस तरफ को तो पश्चिम में जा रहा है ना? नहीं, वो मैं चूंकि मैं उत्तर दिशा स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा ना, वो तो नहीं, वैसे मैंने ध्रुव तारे को बहुत बार देखा है, बचपन में हम खूब देखते थे उसको रोज ही। जी, तो वो उत्तर दिशा में दिखाई देता हाँ, है। बिल्कुल उत्तर सीध में दिखता है, बिल्कुल सीध में, और वहीं रहता है हमेशा। आप उसे बिल्कुल उत्तर में क्षितिज में मत ढूंढिएगा, अपने अक्षांश तुल्य आसमान में ऊपर को देखिएगा जी। तो बड़े आराम से। मुझे याद है एक बार मैं एक शिविर में गया था, इधर हरियाणा में रुड़की करके एक कन्या गुरुकुल है, आचार्य जी और मैं गए थे, तो वहां मैंने बच्चों को दिखाया था ध्रुव तारा। ऐसी चीजें देख करके आपको बड़ा उत्साह आएगा। जी, ये सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह तो हमने भी कई बार देख रखा है जी। जी बिल्कुल, इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है। और हमारी लोक भाषा में इसको हिरणी कहते हैं, इन 7 तारों के समूह को हिरणी। इसको कहीं हिरणी बोलते हैं और कहीं इसको ऋक्ष भी बोलते हैं, ऋक्ष या ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको सप्तऋषि तारा मंडल बोलते हैं। अच्छा, एक रोचक बात बताता हूँ, खाली वैसे विषय से संबंधित नहीं है और अभी इतनी ज्यादा वैसी बात भी नहीं है, लेकिन ये जो वशिष्ठ तारा है, इस तारे के थोड़ा सा पीछे एक छोटा तारा और है। इस जोड़े को बोलते हैं वशिष्ठ अरुंधति। ये दोनों तारे हमेशा जोड़े में मिलते हैं। तो वैसे आजकल तो लाइट पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि पता नहीं प्लेन्स में ये वाला तारा दिखाई देगा कि नहीं, अरुंधति दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। ज्योतिष की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है काल निर्धारण में। देखिए, इतिहास में कोई चीज मिले ना मिले, कोई कहे कि ये इतने समय पहले की बात है, ये 2000 साल पहले की बात है, ये 5000 साल पहले की बात है, लेकिन जो खगोलीय घटनाएं हैं ना, उनका समय निश्चित करना बड़ा आसान होता है। महाभारत में एक प्रकरण आता है, महाभारत युद्ध से पहले, वहां ऐसा कहते हैं कि जो अरुंधति तारा है, ये वशिष्ठ के आगे आ गया है। यानी अभी जैसे हमें वशिष्ठ अरुंधति पीछे दिखाई देता है, महाभारत समय में संभवतः ये अरुंधति जो है वशिष्ठ के आगे रही होगी। तो आज हम ये गणना कर सकते हैं कि ऐसी घटना कब घटित हुई होगी, क्योंकि ऐसा ना, ये घटना ऐसी तो है नहीं कि ये कभी भी घटित होती हो, कुछ एक समय विशेष है तभी ये घटना। और ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी कल्पना से बोल दे कि अरुंधति वशिष्ठ से आगे थी। अगर हम अपने सारे जीवन में वशिष्ठ अरुंधति को पीछे ही देख रहे हैं, तो आजकल जो नए ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो इन चीजों को भी देख रहे हैं और पुराने ग्रंथों में, हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उसमें जो खगोलीय विवरण दिए हुए हैं, उनको आज वो आकलन कर रहे हैं कि ये घटनाएं आज से कितने समय पहले संभव हो सकती हैं, और इसके आधार पर इन घटनाओं के कालक्रम के निर्धारण के प्रयास किए जा रहे हैं। ये ज्योतिष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका आधुनिक मतलब आजकल के समय में उपयोग किया जा रहा है। जी, अच्छी रोचक बात बताई आपने।
विभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो गया है, तो यदि किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहाँ पे हम लोग विराम कर सकते हैं। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके जल्दी से अपना प्रश्न रख लें, नहीं तो हम कक्षा को विराम करेंगे। ओम जी ओम। जी, एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि ये क्षय तिथि और वृद्धि तिथि होती है, तो इसमें बताया गया कि चंद्रमा की गति पर निर्भर करती हैं, तीव्र हो या धीमी हो। तो चंद्रमा की गति का बढ़ने का क्या कारण होता है जी? ये पूछना है, बढ़ने का या घटने का? जी, अंतरिक्ष में जो भी हमारे पिंड घूम रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो है वृत्ता, पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी पिंड के चलने की गति जो है वो बढ़ती या घटती नहीं है। जैसे सूर्य चलता नहीं है लेकिन हमें चलता हुआ दिखता है, ऐसे ही कोई भी पिंड एक ही गति से चल रहा है, उसकी गति घटती या बढ़ती नहीं है, लेकिन हमें दिखती है। क्यों दिखती है? कि अगर कोई पिंड जो है गोलाकार एकदम वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो उसे इतने कोण को चलने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय उसको इस कोण को चलने में भी लगेगा, उतना ही समय उसको इस कोण को चलने में भी लगेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये जो कक्षा है, ये कक्षा है अंडाकार। अंडाकार होने से इतने ही कोण के लिए, देखिए इतने ही कोण के लिए यहां दूरी कितनी चलनी पड़ रही है? इतनी ज्यादा। और इतने ही इस कोण के लिए दूरी कितनी चलनी पड़ रही है? सिर्फ इतनी कम। और यहां उतने ही कोण के लिए दूरी कितनी चलनी पड़ रही है? और भी कम। तो इस कोणात्मक दूरी को तय करने में समय घटता बढ़ता रहता है। यहां इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा, यहां उससे कम लगेगा, और यहाँ अगर जो परिक्रमा पथ है वो होता पूर्णतः वृत्ताकार, तो ये T1, T2, T3 ये तीनों समय बराबर होते, ये कोण हमारा एक ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि पथ अंडाकार है, इसलिए अलग अलग स्थितियों में उसी कोण की दूरी को तय करने में पिंड को अलग अलग समय लगता है। इसी से हमारी चंद्रमा की गति कभी घटती और कभी बढ़ती हुई दिखाई देती है। जी जी, हो गया स्पष्ट जी, धन्यवाद बहुत। जी विभू जी, तो अब समय हो गया, तो आज विराम कर लें कक्षा को। जी बिल्कुल। तो आइए सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर कक्षा को विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते। नमस्ते विभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर